स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका कि नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें जिन जिन विचारकों के बारे में आप लोग अध्ययन करने वाले हैं उनका पाठ्यक्रम मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिनमें प्रमुख राजनीतिक विचारक है मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण और स्वामी विवेकानंद। इसके लिए आप लोग जो किताब लेंगे वो है, लेखक का नाम ध्यान से सुनिएगा, मधुकर श्याम चतुर्वेदी। इनकी किताब का नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। ये आप लोग ले लीजिए। फिर से मैं लेखक का नाम बता रही हूँ, डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी। इस किताब में आप लोगों को जिस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है ये कंप्लीट आप लोगों को इस किताब में मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को इस पेपर में शुरुआती जानकारी मनु के बारे में बताने वाली हूँ। मनु का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और उसको इस संदर्भ में सुना होगा कि सृष्टि का प्रवर्तक या सृष्टि का प्रमुख पहला व्यक्ति जो है वो हमारे यहाँ पे मनु के रूप में जाना जाता है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। वैदिक साहित्य, महाकाव्य, नीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में मनुस्मृति को स्वीकार किया जाता है। मनुस्मृति जो है वो मनु का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति के रचना काल यानी इसके कब इसका निर्माण हुआ था, कब ये मनुस्मृति लिखी गई थी, इसके विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ ये मानते हैं कि मनुस्मृति 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ है और कुछ जिनमें डॉक्टर सालेटोन है उन्होंने ये माना कि मनुस्मृति की रचना का समय 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में मैक्स मूलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात चौथी शताब्दी के बाद के किसी समय की रचना मानते हैं, किंतु इन सब तर्कों के पश्चात भी मनुस्मृति का जो निश्चित समय है उसको निर्धारित नहीं किया गया है कि वास्तव में मनुस्मृति कब लिखा गया ग्रंथ है। मनुस्मृति की विषय वस्तु का बारे में अगर हम चर्चा करें तो मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, यानी राजनीतिक बातों का ही इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इस मनुस्मृति की विषय वस्तु जो है वो बहुत व्यापक है। जीवन के प्रत्येक पक्ष को इस मनुस्मृति में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य उपव्यवस्था के रूप में मानते हैं। यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का संचालन कैसे हुआ, इन सब के बारे में मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है और वो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में प्रचलित है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। 12 अध्यायों में इसका विभाजन इस रूप में किया गया है कि प्रथम अध्याय में संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति का, द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि का, तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य के समाप्ति के बाद के जीवन का, चतुर्थ अध्याय में जीविकाओं के लक्ष्य व गृहस्थ आदि के नियमों का, पंचम अध्याय में मनुष्यों द्वारा शुद्ध रहन सहन का, छठे अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का, सातवें अध्याय में कर ग्रहण से संबंधित बातों का। इस तरह से जीवन के हर पक्ष का जो उल्लेख है वो मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में सबसे पहला जो विवरण मिलता है वह राज्य की उत्पत्ति के बारे में मिलता है।
आप लोगों ने 12th क्लास में या 11th में भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े होंगे। यानी इन सिद्धांतों के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया था। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। यानी राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन मनुस्मृति में किया गया है। मनु का मत है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। यानी मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब कमज़ोर लोगों को शक्तिशाली लोगों के द्वारा मार दिया जाता था या बलशाली लोगों का ही शासन चलता था, प्रजा में एक असुरक्षा का भाव व्याप्त था, तो ऐसी स्थिति के अंदर ईश्वर के द्वारा राजा की सृष्टि की गई है। यानी यह स्पष्ट है कि मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा के उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। यानी कोई बहुत व्यापक उल्लेख जो है वो मनुस्मृति में राज्य के संबंध में नहीं किया गया है। राजा और राज्य को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में माना गया है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते, क्योंकि मनु के द्वारा राज्य के उत्पत्ति से पूर्व की भयावह अवस्था जिसमें कि मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय आप लोग जानते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उस मत्स्य न्याय की भयावह अवस्था की कल्पना करके यह स्पष्ट कर दिया है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। शासक की दैवीय उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। यानी मनु ये मानते हैं कि राजा अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और उसकी उत्पत्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त जितनी भी आदर्श चीज़ें हैं उन सब के द्वारा राजा की सृष्टि की गई है।